हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज से हम लोग एग्जाम का पैटर्न देखते हुए हम लोग एनसीईआरटी पे चर्चा करने वाले दोस्तों। 9 और 10 का एनसीईआरटी से सारा क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों। आप लोग एनसीईआरटी का 9 और 10 का थ्योरी पूरा कवर करवा देंगे इस चैनल पे। आप लोग इस थ्योरी को जरूर से जरूर देखिएगा। जिन भाई बहनों का एग्जाम है 9, 10 हेलो और दोस्तों 11, 12 दोस्तों, उनके लिए ये रामबाण साबित होगा दोस्तों। वो भाई बहनों से वही गुजारिश है कि इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, 1 से 2 बार या 3 बार। और वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के बीच चैनल को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी 9 का। आज हम लोग ज्योग्राफी पर पहले चर्चा करेंगे। ज्योग्राफी के बाद दोस्तों आपको फिर पॉलिटी करवाया जाएगा दोस्तों, उसके बाद हिस्ट्री। चलिए हम लोग ज्योग्राफी में देखते हैं सामाजिक विज्ञान दोस्तों। समकालीन भारत 1, समकालीन भारत 1 है दोस्तों। कक्षा 9 के लिए भूगोल की पाठ पुस्तक दोस्तों। चलिए कितना पाठ है हम लोग पहले देख लेते हैं। चलिए विषय सूची है दोस्तों। चैप्टर आप देखिए, आपका फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों अध्यापकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्योजन। अध्याय 1 में देखिए भारत और आकार और स्थिति देखेंगे हम लोग दोस्तों, 1 से लेके 6 पेज तक दोस्तों। उसके बाद फिर अध्याय 2 में देखिए भारत का स्वरूप देखेंगे, 7 से 15 चैप्टर, 7 से 15 पेज में। फिर अध्याय 3 में अपवाह तंत्र देखेंगे, 16 से 25 पेज में दोस्तों है दिया गया। अध्याय 4 में जलवायु दिया गया, फिर जलवायु पे हम लोग 26 से 38 पेज में चर्चा करेंगे। अध्याय 5 आपका प्रत्येक एक चैप्टर प्रत्येक दिन 1 या 2 चैप्टर करके आपको वीडियो उपलब्ध करवा दिया जाएगा दोस्तों। आप लोग सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों के बीच चैनल को शेयर कीजिए। और आप इस पर रोज आप आके विजिट कीजिए, प्ले लिस्ट पे जाइए, वहाँ प्ले लिस्ट बना दिया जाएगा, वहाँ पे आप लोग इस वीडियो को आराम से देखिएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 6 है जनसंख्या है, उसके बाद शब्दावली है दोस्तों। पूरा चैप्टर पूरा 9 और 10 का ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट थ्योरी बेसिस बताया जाएगा दोस्तों। उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद हिस्ट्री दोस्तों, तीनों को करवाया जाएगा कंपाइल दोस्तों। जिनका 9 और 10 बचा हुआ है और 11, 12 उनके लिए रामबाण साबित होगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का संविधान देख लेते हैं दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाग 4 के क दोस्तों, नागरिकों के मूल कर्तव्य। चलिए अनुच्छेद 51 के क में दिया गया और भाग कितना में दिया है, 4 के क में दोस्तों। ध्यान देना है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, क्योंकि पूर्णतः एनसीईआरटी है। मूल कर्तव्य देखिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह श्री कौम देखते हैं भारत का पालन करें और उससे ये आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। ये हमारा मूल कर्तव्य है दोस्तों। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। फिर 9 देखिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। नेक्स्ट देखिए देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। फिर हम देखिए भारत के सभी लोगों के समरसत्ता, सम्मान, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग और आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं को सम्मान में विरुद्ध हो। नेक्स्ट देखिए हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। नेक्स्ट देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अतिरिक्त वन, झील, नदी और वन जीव हैं रक्षा करें और उसका संवर्धन करें और प्रमाणित प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें दोस्तों। नेक्स्ट देखिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें दोस्तों। ये सब मौलिक कर्तव्य के अंदर इतना सेंटेंस वाक्य आता है दोस्तों। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों छू सके। और नेक्स्ट देखिए यदि माता पिता संरक्षक है तो 6 माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखिए चैप्टर नंबर 1 देखते हैं हम लोग, भारत और आकार की स्थिति दोस्तों। भारत है और उसका आकार और स्थिति हम लोग देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 दोस्तों प्योर ओरिजिनल एनसीईआरटी है दोस्तों। आप लोग से एक गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए दबा के और इसको
देखिए दोस्तों, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों, इसको पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। चलिए देखिए, भारत विश्व की प्राचीन संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने की है कृषि, उद्योग, तकनीक और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों। फिर से स्टेज को एक बार रिपीट किया जाए दोस्तों। भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में, कितने दशकों में दोस्तों? 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि, उद्योग, तकनीकी और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति हुई है। भारत का विश्व के इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों। आप कक्षा 9 का ये ज्योग्राफी देख रहे हैं, आप लोग इसको एक एक लाइन को ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि किसी भी पार्ट से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए स्थिति देखते हैं हम लोग दोस्तों। भारत की स्थिति क्या है? भारत एक विशाल देश है। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। कहाँ? उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों। चित्र 1.1 दिखाएंगे, चित्र भी दिखाएंगे दोस्तों। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर पे स्थित है। तो कहाँ पे? देशांतर पे। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कहाँ? देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व में देशांतर पे स्थित है। और अक्षांश पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। मुख्य भाग दोस्तों इंडिया का। चलिए, कर्क रेखा 23.5 डिग्री 30 मिनट उत्तर में स्थित है। किसमें दोस्तों? उत्तर में स्थित है कर्क रेखा। चलिए हम लोग आगे पेज देखते हैं पहले दोस्तों। फिर लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप द्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है दोस्तों। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूहों का विस्तार ज्ञात करो। चलिए हम लोग देखते हैं, फिर से देखिए। लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान, दक्षिण पूर्व में कौन है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों, और बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में, और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में स्थित है दोस्तों। अपने एटलस की सहायता से इन द्वीपों समूहों का विस्तार करो। चलिए आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनता है, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना दोस्तों, एक एक लाइन पढ़ना है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी, भारतीय संघ जो है संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है। जो क्या कहता है? इंदिरा बिंदु कहा जाता है। सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया था दोस्तों। देखिए, भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गए थे। दक्षिणी बिंदु कौन जलमग्न हुआ? दक्षिणी बिंदु दोस्तों। कब हुआ? 2004 में सुनामी में जलमग्न हो गया दोस्तों। चलिए आकार देखते हैं। आकार देखिए, भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2.0 में क्वेश्चन बना था दोस्तों, 9 to 10 में दोस्तों। आप लोग अगर दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा। चलिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल, देखिए दोस्तों, उत्तरी अमेरिका आपका इस कहाँ पे है? आप मैप पे देखिए, विश्व ग्लोब है दोस्तों। प्रशांत महासागर देखिए इस तरह, इस साइड में है, और उत्तरी अमेरिका आपका इस साइड है दोस्तों। फिर अटलांटिक महासागर देखिए, अटलांटिक महासागर का ये भाग है दोस्तों। ये आपका प्रशांत महासागर का पूरा भाग है दोस्तों। प्रशांत महासागर, नीचे हिंद महासागर, फिर ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। सभी स्टेट को देखिए दोस्तों। भारत और विश्व का मैप आपका, इंडिया जो दोस्तों एशिया का भाग है। इंडिया जो है आपका कहाँ किसका भाग है? एशिया का दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में देखिए
अटलांटिक महासागर में दोस्तों उत्तरी अमेरिका है और कुछ भाग आपका दक्षिणी अमेरिका का आता है। अफ्रीका देखिए आपका यहाँ पे है दोस्तों हिंद महासागर। ऑस्ट्रेलिया आपका देखिए नीचे है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे, यूरोप देखिए आपका यहाँ पे है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंटार्कटिका दोस्तों, अंटार्कटिका आपका नीचे साउथ में है, नीचे है दोस्तों। देखिए भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है दोस्तों। भारत जो है विश्व में भौगोलिक क्षेत्रफल में कितना है, 2.4% दोस्तों। चित्र 1.2 से स्पष्ट है दोस्तों कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। भारत जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों। और भारत की स्थल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ 7516.6 किलोमीटर है दोस्तों। कितना है, 7516.6 किलोमीटर है। किसको किसको लेकर दोस्तों, समुद्री तट रेखा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ दोस्तों। पूरा मिला दिया जाए तो आपका 7516.6 किलोमीटर होगा दोस्तों। फिर देखिए भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर, भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत हैं दोस्तों। इसके दक्षिण का भूभाग उत्तर में चौड़ा है, दक्षिण का भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा होता गया दोस्तों। हिंद महासागर की क्या हुआ, सकरा होता गया है। इसके पश्चिम में अरब सागर, इसके पश्चिम में कौन सा, अरब सागर है दोस्तों। और पूरब में बंगाल की खाड़ी दोस्तों स्थित है। पूरब में कौन सा है, बंगाल की खाड़ी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चित्र 1.3 में देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार लगभग 30 डिग्री का है दोस्तों। अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूरब और पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है दोस्तों। इस पॉइंट VVI पॉइंट है दोस्तों। देखिए 1.3 में देखिए कि नीचे फिगर भी है दोस्तों, उसको भी समझाएंगे। देखिए कि अक्षांश और देशांतर का विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री पे है। अक्षांश और देशांतर का विस्तार कितना है, 30 डिग्री पे, परंतु फिर भी पूरब पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यामी उत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है दोस्तों। अक्षांश का जो है प्रभाव दक्षिण में से उत्तर की ओर दिन और रात की ओर की अवधि पर पड़ता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं। ज्ञात कीजिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक यामी क्यों माना गया है। फिर कन्याकुमारी और कश्मीर को दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर क्यों है। भारत तथा विश्व, भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारत भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग जो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। देखिए
दक्षिण का पठार हिंद महासागर में, दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है, शीर्षवत फैला हुआ है। और पश्चिमी एशिया, पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशियाई के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत देश ही नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया दोस्तों। इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम जो है इसके नाम पे रखा गया। क्या आप जानते हैं सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7000 किलोमीटर कम हो गई। चलिए VVI पॉइंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए सबसे बड़ा आपका स्थल के क्षेत्र में दोस्तों भारत का जो 7वां स्थान था, सबसे बड़ा आपका रूस है दोस्तों। कौन है? रूस है। उसके बाद आपका कनाडा फिर है दोस्तों, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है दोस्तों, उसके बाद चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है दोस्तों। इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये आपको सजाने के लिए दे देता है दोस्तों कि भारत विश्व में कितने नंबर के स्थान पे है। 7वें स्थान पर क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों। आपका जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो आपका प्रथम स्थान पे आएगा दोस्तों। पहला नंबर रूस है दोस्तों, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया, भारत है दोस्तों। चलिए विश्व के 7 बड़े देश हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नीचे देखते हैं। हम लोग भारत और आकार और स्थिति देखेंगे दोस्तों। विस्तार एवं मानक रेखा देखिए 8 डिग्री 4 मिनट यहाँ से दोस्तों, और श्रीलंका इधर है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेके आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से लेके दोस्तों दक्षिण, उत्तर से दक्षिण तक दोस्तों इसकी कुल लंबाई 3214 किलोमीटर। कितना? 3214 किलोमीटर दोस्तों। फिर देखिए आपका 68 डिग्री 60 मिनट पश्चिम से लेके 97 डिग्री पूर्वी दोस्तों, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर इसकी लंबाई आपका 2933 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? 2933 किलोमीटर दोस्तों, पूरब से पश्चिम की ओर दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मानक, भारतीय मानक समय रेखा देखिए दोस्तों 82.5 डिग्री है। और देखिए 80 देशांतर से 84 के बीच से ये गुजर रही है। आपका नेपाल भी इसको टच करती है दोस्तों। नेपाल, चीन भी इसको काटते हुए आपका बंगाल, श्रीलंका के सीधा साइड में जा रहा है दोस्तों। देखिए आपको कितने राज्य से काटते हैं ये भी देखिए। आपका यूपी हो गया, यूपी से मानक रेखा गुजर रही है, फिर MP हो गया, फिर उड़ीसा हो गया दोस्तों, फिर आपका छत्तीसगढ़, फिर आपका आंध्र प्रदेश दोस्तों, AP। सीधा याद रखिए 5 स्टेट को 82.5 डिग्री मानक रेखा काट रहे हैं। यूपी, MP और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश दोस्तों। ये 5 राज्य याद रखिएगा, क्योंकि आपको इसमें से 3 राज्य दे दिया जाएगा, 1 राज्य 2 राज्य दे दिया जाएगा, एक अदर राज्य को घुसा दिया जाएगा। पूछेगा इसमें कौन नहीं मानक रेखा को काटती है, तो आप लोग याद रखिएगा 5, तब आप मार पाइएगा, नहीं तो नहीं मार पाइए। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए इधर इस तरफ, और लक्षद्वीप आपका यहाँ है दोस्तों भारत में। बंगाल की खाड़ी यहाँ पे है, देख लीजिए। म्यांमार आपका इस साइड है, बांग्लादेश आपका इधर है दोस्तों। भूटान देखिए आपका यहाँ पे है। अरब सागर देखिए इधर इस साइड है दोस्तों, पश्चिम में। चलिए हम लोग आगे अब हिंद महासागर आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। दूसरा मैप देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग दोस्तों। व्यापार अंतर्राष्ट्रीय होता है उसको देखिए दोस्तों। टर्की, कजाकिस्तान होते हुए आपका मुंबई पोर्ट दोस्तों, यहाँ जो अरब सागर लक्षद्वीप भारत में पड़ता है दोस्तों, इस पोर्ट से यहाँ से देखिए कहाँ से आ रहा है, तंजानिया है, सभी इस इथियोपिया, इस सब देश से दोस्तों आपका इधर व्यापार हो रहा है। चलिए हम लोग बुक में पढ़ते हुए इसको समझेंगे दोस्तों बढ़िया से। कोलकाता से देखिए कितना, श्रीलंका से यहाँ कोलकाता जा रहा, फिर आपका यहाँ से थाईलैंड से जा रहा, फिर सीरिया से डायरेक्ट आपका यहाँ आ रहा, दिल्ली से कोलकाता पोर्ट दोस्तों।
चलिए हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों पुराना है दोस्तों। भारत का विश्व के देशों के साथ संपर्क युगों और पुराना है, परंतु यह संबंध समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर था। उत्तरी पर्वतों के दर्रों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए, जबकि समुद्री मार्ग बहुत समय तक ज्ञात नहीं था दोस्तों। समुद्री मार्ग तो था, बहुत समय तक इंसान को मालूम नहीं था दोस्तों। इन मार्गों ने से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। इन मार्गों से प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। इसी प्रकार उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली आदि संसार के विभिन्न भागों तक पहुंच सके। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत के विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे दोस्तों। देखिए, इसके विपरीत यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशियाई की वास्तुकला के प्रतीक मीनारों तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग भारत के पड़ोसी देश। चलिए, भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित क्षेत्र है दोस्तों। चित्र 1.5 में देखेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। ज्ञात कीजिए पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। पश्चिमी और पूर्वी तटों पर केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग सोच के बनाइए, थोड़ी बता रहे हैं, आप लोग खुद से आंसर खोजिएगा दोस्तों। कौन से राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा और समुद्र तट से स्पर्श नहीं करते? पाकिस्तान, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों को 4 वर्गों में विभाजित कीजिए। उदाहरणार्थ, उन राज्यों को एक वर्ग में रखिए जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती है। इसी तरह शेष वर्ग भी बनाएं। चलिए देखते हैं। भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल और भूटान के साथ तथा पूर्व में दोस्तों म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लगती है। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। क्या आप जानते हैं सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और रियासत। इस तरह था दोस्तों। 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, एक प्रांत और दूसरा रियासत दोस्तों। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अवधिकारी प्रांतों पर शासन था दोस्तों। मतलब वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वतंत्रता से किया जाता था। अंग्रेज के अधीन होकर किया करते थे दोस्तों रियासतों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, भारत और पड़ोसी देश हम लोग मैप में देखते हैं, चित्र 1.5 में। चलिए ऊपर से देखते हैं दोस्तों। देखिए, लद्दाख से आपका अफगानिस्तान का सीमा लग रहा है दोस्तों, और फिर आपका पाकिस्तान का। ये देखिए भारत और पड़ोसी देश की मैप है दोस्तों। इधर चीन और तिब्बत है दोस्तों, ये बेल्ट। फिर देखिए आपका हिमाचल प्रदेश हुआ, पंजाब हो गया दोस्तों। पंजाब का भी सीमा आपका पाकिस्तान से लग रहा। फिर आपका राजस्थान का लग रहा। फिर आपका देखिए गुजरात का लग रहा है पाकिस्तान से सीमा दोस्तों। फिर आपका जम्मू कश्मीर का लग रहा है, यहाँ देखिए। और फिर लद्दाख का भी लग रहा पाकिस्तान से सीमा दोस्तों, यहाँ लग रहा है, इस बॉर्डर लग रहा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग फिर चलते हैं।
नेपाल, नेपाल से देखिए किस राज्य का सीमा लग रहा है दोस्तों। नेपाल से आपका उत्तराखंड का लग रहा, फिर आपका यूपी का लग रहा, बिहार का लग रहा दोस्तों, फिर आपका सिक्किम का सीमा लग रहा है नेपाल से। उसके बाद आपका किसी भी देश का नहीं लग रहा दोस्तों। फिर आप देखिए भूटान दोस्तों, भूटान के साथ कौन कौन सीमा बना रहा है आपका, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा बना रहा है दोस्तों, फिर असम बना रहा, फिर मेघालय बना रहा दोस्तों भूटान के साथ सीमा रेखा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बांग्लादेश से, देखिए बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा कौन कौन बना रहे हैं। बांग्लादेश से आपका त्रिपुरा सीमा रेखा बना रहा है दोस्तों, मेघालय बना रहा है बांग्लादेश से सीमा रेखा, फिर आपका मिजोरम भी बना रहा है दोस्तों, क्योंकि देखिए बांग्लादेश इधर है, मिजोरम भी आपका बना रहा है। फिर आपका मणिपुर भी बांग्लादेश से सीमा रेखा बना रही है दोस्तों। मणिपुर कौन कौन है, मेघालय एक हो गया बांग्लादेश से दोस्तों, फिर आपका त्रिपुरा हो गया, फिर आपका मिजोरम हो गया, फिर मणिपुर हो गया दोस्तों। ये सब बांग्लादेश से सीमा बना रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेश से सीमा बना रहा है दोस्तों, ये इस साइड से देखिए पश्चिम बंगाल भी आपका सीमा बांग्लादेश से बना रही है। चलिए बंगाली खाड़ी हम लोग देख लिए, हम लोग आगे चलते हैं। अरब सागर इधर है दोस्तों, बंगाली खाड़ी इधर है। अंतर्राज्यीय सीमा और राज्य सीमा, माहे देखिए पुडुचेरी दोस्तों आपका यहाँ लक्षद्वीप भारत, यहाँ माहे पुडुचेरी आपका यहाँ पे है दोस्तों, छोटा द्वीप है दोस्तों। फिर पुडुचेरी कराईकल पुडुचेरी यहाँ पे आपका है दोस्तों। यनम जिसे पुडुचेरी आपका थोड़ा सा यहाँ पे भी है दोस्तों। दमन और दीव दादरा नगर हवेली आप देखिए यहाँ पे है, कहाँ पे किस रीजन में पड़ता है दोस्तों, ये महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्र में पड़ता है, तो इन दोनों के बीच में स्थित है दोस्तों। और गोवा आपका कर्नाटक के ऊपर है, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच गोवा है दोस्तों। केरल आपका यहाँ पे पुडुचेरी के पास केरल है दोस्तों। तमिलनाडु यहाँ है, आंध्र प्रदेश यहाँ है दोस्तों। आंध्र प्रदेश का देखिए क्षेत्र ये वाला आंध्र प्रदेश का हो गया। फिर आपका उड़ीसा आपका यहाँ से है दोस्तों। पश्चिम बंगाल आपका इधर है दोस्तों। तमिलनाडु आपका यहाँ से यहाँ क्षेत्र है दोस्तों। चलते हैं हम लोग आगे मैप की ओर चलते हैं। गुजरात आपका यहाँ है दोस्तों। राजस्थान देखिए आपका इधर इस साइड है दोस्तों, ऊपर है। कर्क रेखा के नीचे देखिए, कर्क रेखा पर भी देखते हैं कि कौन कौन से राज्य गुजरे हुए। आपका गुजरात फर्स्ट है दोस्तों। फिर आपका सबसे बड़ा जो रीजन क्षेत्र है कर्क रेखा पे, ये आपका एमपी का है दोस्तों, मध्य प्रदेश का देखिए कितना बड़ा है। फिर आपका छत्तीसगढ़ गुजर रहा है दोस्तों कर्क रेखा से। फिर कर्क रेखा के ऊपर अगर पूछ ले तो आपका रांची है दोस्तों, झारखंड राज्य आपका है। उसके बाद देखिए उड़ीसा भी कर्क रेखा के नहीं, उड़ीसा नहीं है दोस्तों, आपका झारखंड ही है। उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल गुजर रहा है कर्क रेखा से दोस्तों। फिर त्रिपुरा है, उसके बाद मिजोरम है दोस्तों। एक नंबर देखिए आपका गुजरात है, दूसरा में एमपी है मध्य प्रदेश, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ है दोस्तों, चौथा आपका झारखंड है, पांचवा आपका पश्चिम बंगाल है, छठा दोस्तों आपका त्रिपुरा है, सातवां मिजोरम है, और छूट रहा है क्या दोस्तों, देखिए दोस्तों आपका फर्स्ट में आपका गुजरात है। उसके बाद देखिए आपका कर्क रेखा की जो बेल्ट जा रहा लाइन दोस्तों, इसके आप फिर राजस्थान सेकंड में आपका राजस्थान आएगा दोस्तों। फर्स्ट गुजरात, दूसरा राजस्थान है, और सबसे बड़ा रीजन है आपका एमपी है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश आपका तीसरा नंबर में है। और चौथा में आपका छत्तीसगढ़ है दोस्तों। चौथा में जो है आपका छत्तीसगढ़ है, पांचवा आपका झारखंड है दोस्तों, छठा है आपका जो है ये पश्चिम बंगाल है छठा में दोस्तों। उसके बाद सातवां आपका त्रिपुरा है दोस्तों, आठवां में आपका मिजोरम है दोस्तों, आठवां में मिजोरम है दोस्तों। 8 स्टेट लगे हुए कर्क रेखा से दोस्तों, कितने 8 है। इसको आप दिमाग में उतारने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसे डायरेक्ट सवाल बनता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिए यहाँ पे है, चलते हम लोग। देखिए दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह हैं। द्वीप समूह राष्ट्र, दक्षिण में समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह राष्ट्र हैं, जो कौन कौन है दोस्तों, श्रीलंका है और मालदीव है दोस्तों। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटी समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है दोस्तों। कौन है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोस्तों। देखिए मालदीव और लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। मालदीव और लक्षद्वीप जो है दक्षिण में स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी
एटलस में एशिया के मानचित्रों में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे कुछ पॉइंट को देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्कूल भुवन एक पोर्टल है? स्कूल भुवन जो है एक पोर्टल है जो देश की प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। यह एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के आधार पर भुवन एनसीईआरटी एनआरएससी इसरो इसरो की एक पहल है। आप माध्यमिक स्तर से संबंधित भारत के विभिन्न मानचित्रों को देख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते। आपका फर्स्ट चैप्टर दोस्तों खत्म हो चुका है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर जो दिया गया कुछ कर लेते हैं दोस्तों। चलिए कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 4 उत्तरों में से उपयुक्त उत्तर चुनिए। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है दोस्तों? अभी आपको हम लोग ऊपर में बता रहे थे। देखिए आपका राजस्थान से गुजरता है दोस्तों, आपका छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, आपका त्रिपुरा से गुजरता है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है दोस्तों? सबसे पूर्वी देशांतर आपका कौन है? तो 68 डिग्री 7 मिनट है दोस्तों। 68 डिग्री 7 मिनट आपका पूर्वी देशांतर है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं दोस्तों। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है दोस्तों? देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? आपका किसको छूती है दोस्तों? ये आपका चीन से छूती है दोस्तों। किससे? चीन से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीष्मावस्था। दोस्तों आपका चीन ये नहीं होगा, ये गलत दिया गया। आपका जो है नेपाल से सीमा उत्तराखंड का भी लगता है, यूपी का भी लगता है, बिहार का, पश्चिम बंगाल का और सिक्किम का भी सीमा आपका नेपाल से लगता है दोस्तों। चलिए ग्रीष्मावकाश में आप यदि कावारती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो लक्षद्वीप में जाएंगे, क्योंकि लक्षद्वीप का राजधानी कावारती है दोस्तों। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगता है। बताइए कि वह कौन सा देश है दोस्तों? भूटान का सीमा लगता है इंडिया के साथ, बांग्लादेश का भी लगता है और नेपाल का भी लगता है। तजाकिस्तान का सीमा नहीं लगता है दोस्तों। तो आपका ये गलत है दोस्तों। चलिए ये आपका लिखने का क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इसको अपने से कॉपी में लिखिए। किन किन राज्यों से कर्क रेखा लगते हैं, उत्तर पूर्वी पड़ोसी देश के नाम बताएं, ये सब अपने से लिख के प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चैप्टर की ओर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैप्टर नंबर आपका 2 है दोस्तों, भारत का भौतिक स्वरूप दोस्तों। चैप्टर नंबर 2 है। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। इसी वीडियो में आपका चैप्टर 1 और 2 दोनों को कंप्लीट करने का कोशिश किया जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल क्षेत्र है, विशाल देश है। आप किस प्रकार के क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। हमारे देश में जो है हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत हो गया, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर देखते हैं। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है दोस्तों। भारत की जो भूमि है बहुत भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसे भूभाग का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। इसे जो है
इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना जाता है, परंतु हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया। हाल ही के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया कि हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं, जो भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है। हिमालय पर्वत जो है अस्थिर भाग है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां और तेज बहने वाली नदियां हैं दोस्तों। चलिए हम लोग हिमालय पर्वत का विस्तार देख लेते हैं। देखिए पामीर ग्रंथि दोस्तों आपका ऊपर से कुल्लू श्रेणी का भाग है पामीर दोस्तों, पामीर ग्रंथि। काराकोरम देखिए आपका यहाँ से आ रही है, काराकोरम दर्रा दोस्तों। उसके बाद आपका लद्दाख श्रेणी है, उसके बाद आपका फिर जास्कर श्रेणी है दोस्तों, उसके बाद फिर हिमालय है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा ढंग से दोस्तों, अच्छे से देखते हैं इसको। शिवालिक श्रेणी देखिए आपका नीचे पाठ है दोस्तों। कहाँ से? जोजिला से नीचे आपका शिवालिक है। झेलम नदी यहीं से निकलती है, झेलम नदी दोस्तों। और सिंधु जल तंत्र जो दोस्तों है आपका सिंधु नदी तंत्र, यहाँ से आपका सिंधु नदी भी निकल रही है। सिंधु नदी आपका सीधा लद्दाख की श्रेणी में जा रही है दोस्तों। और झेलम नदी जो है आपका यहाँ से निकल रही है, शिवालिक से निकल रही है। रावी भी आपका शिवालिक से निकल रही है। और सतलुज दोस्तों, ये सब आपका शिवालिक श्रेणी से निकल रही है। कामेत पर्वत से देखिए यमुना नदी दोस्तों, और गंगा नदी भी आपका हिमालय श्रेणी से निकल रही है। ये सब जो है आपका हिमालय श्रेणी से यमुना गंगा निकल रही है दोस्तों। कैलाश श्रेणी देखिए आपका इस साइड में कारो खांसुई जयंतिया ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे दोस्तों बसा हुआ एक अथी है। चलिए हम लोग आगे की ओर स्टार्ट करते हैं दोस्तों। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से, उत्तरी मैदान जो है दोस्तों आपका जलोढ़ निक्षेपों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार जो है देखिए उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हुए हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों और चौड़ी घाटियों से बना है दोस्तों। ये मुख्य भौगोलिक वितरण देखते हैं हम लोग। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। चित्र 2.2 में देखेंगे हम लोग। पहले देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला दोस्तों, दूसरा उत्तरी मैदान, फिर तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा आपका भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान, छठा में आपका द्वीप समूह है दोस्तों। चलिए देखिए पहले हम लोग हिमालय पर्वत माला देखते हैं दोस्तों। पहले हिमालय पर्वत देखते हैं। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। फिर से देखिए भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व की दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। हिमालय जो है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है दोस्तों। पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय
को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है दोस्तों। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं दोस्तों। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, यह जो है सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है दोस्तों। सर्वाधिक ऊंचे शिखर है 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले दोस्तों। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर देखिए दोस्तों। पहले आप देखिए शिखर, देश, ऊंचाई दोस्तों। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में पड़ता है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है दोस्तों। कंचनजंगा दोस्तों, कंचनजुंगा जिसे बोलते हैं, भारत में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। कितना है दोस्तों? 8598 मीटर। मकालू दोस्तों, ये भी नेपाल में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है दोस्तों। धौलागिरा की ऊंचाई नेपाल में पड़ती है और 8172 मीटर। कितना? 8172 मीटर दोस्तों। फिर से एक बार रिपीट इसको किया जाए दोस्तों। 4 पर्वत चोटियाँ 1 2 3 4 दोस्तों। फर्स्ट में देखिए माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में 8848 मीटर है। फिर कंचनजंगा जो है दोस्तों, कंचनजुंगा जिसे बोलते हैं, कंचनजंगा हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, भारत है जो 8598 मीटर है। मकालू आपका नेपाल में पड़ती है और 8481 मीटर है। और धौलागिरा आपका नेपाल में भी पड़ती है, 8172 मीटर है दोस्तों। चलिए हम लोग नीचे चलते हैं। चलिए हम लोग दूसरे पार्ट में दोस्तों। फिर नंगा पर्वत देखिए दोस्तों। नंगा पर्वत की ऊंचाई, भारत में नंगा पर्वत पड़ती है दोस्तों। इसकी ऊंचाई आपका 8126 किलोमीटर है। 8126 किलोमीटर नंगा पर्वत की ऊंचाई है दोस्तों। अन्नपूर्णा दोस्तों, ये भी नेपाल में पड़ती है। अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। कितना दोस्तों? 8078 मीटर अन्नपूर्णा की। नंदा देवी दोस्तों, ये भारत में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। कितनी है दोस्तों? 7817 मीटर आपका नंदा देवी की ऊंचाई है। फिर कामेत देखिए, कामेत की ऊंचाई दोस्तों, ये भी भारत में पड़ती है और इसकी भी ऊंचाई आपका 7756 मीटर है दोस्तों। नामचा बरवा भी दोस्तों आपका इंडिया में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 7556 मीटर है दोस्तों। फिर गुरला मंधाता दोस्तों, ये नेपाल में पड़ता है। इसकी ऊंचाई 7728 मीटर है दोस्तों। इसलिए जो इंडिया में पड़ती है चोटी दोस्तों, उसको हम थोड़ा दूसरे कलर से रेड करते हैं जो कि आपको याद करने में। इंडिया में जो पर्वत है दोस्तों उसे हम डिनोट कर रहे हैं। देखिए इंडिया में आपका कंचनजंगा है दोस्तों, सेकेंड नंबर की चोटी है, 8548 मीटर है दोस्तों। अब फर्स्ट में आपका माउंट एवरेस्ट है दोस्तों। चलिए और देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए आपका इंडिया में आपका नंगा पर्वत पड़ता है दोस्तों, भारत में। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है दोस्तों। फिर आपका नंदा देवी है दोस्तों, ये भी इंडिया में पड़ती है, भारत में। इसकी भी ऊंचाई दोस्तों 7817 मीटर है। कामेत आपका जो है ये भी इंडिया में पड़ती है। इसकी भी ऊंचाई भारत में और इसकी भी ऊंचाई 7756 मीटर है दोस्तों। फिर आपका नामचा परवा भी इंडिया में पड़ती है। इसकी भी ऊंचाई 7756 मीटर है साथियों। फिर गुरु मानता ये नेपाल में पड़ती है दोस्तों। इसकी ऊंचाई 7728 मीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है दोस्तों। कैसी है? असममित है दोस्तों। हिमालय के इस भाग का क्रोड यानी ग्रेनाइट का बना है दोस्तों। हिमालय के इस भाग का क्रोड जो है इसका बना है, ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रवाह होता है दोस्तों। इससे जो है बहुत सी हिमानियों का मतलब नदियों का प्रवाह होता है दोस्तों। ज्ञात कीजिए। देखिए महान हिमालय में पाए जाने वाली हिमानियाँ दर्रों के नाम बताना है और भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं दोस्तों। देखिए हिमाद्री जो है दोस्तों, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है दोस्तों। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो है सबसे अधिक कहाँ? असम में। एवं हिमाचल या फिर निम्न हिमालय के नाम से जाना जाता है।
हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। फिर से देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित जो श्रृंखला है सबसे अधिक असम में एवं हिमालय या निम्न हिमालय के नाम से भी जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी ऊंचाई 3700 मीटर है। तो कितना है? 3700 मीटर, और 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई चौड़ाई जो है, औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी है दोस्तों। पीर पंजाल श्रृंखला जो सबसे लंबी है। तो सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला धौलाधर और महाभारत की श्रृंखला है दोस्तों। कौन है? धौलाधर। और सबसे महत्वपूर्ण जो श्रृंखला है धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित है दोस्तों। हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां भी स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है दोस्तों। चलिए ज्ञात कीजिए कि एटलस से मसूरी और नैनीताल और रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें वे स्थित हैं। देखिए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक कहा जाता है। इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, इसकी चौड़ाई जो है 10 से 50 किलोमीटर तक, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों पर लाई गई और संपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई है दोस्तों। ये घाटियां जो है बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परतों से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल या शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, जैसे देखिए कुछ प्रसिद्ध दून कौन कौन है? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून दोस्तों। कौन कौन है? कुछ प्रसिद्ध दून में कौन कौन आते हैं? देहरादून, कोटली दून और पाटली दून दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। केटू जो है दोस्तों, देखिए लद्दाख श्रेणी आपका काराकोरम समीप के पास पाए जा रहे हैं दोस्तों केटू। जास्कर भी देखिए नीचे में इसका जास्कर है। कैलाश श्रेणी इस तिब्बत चीन की ओर पड़ती है दोस्तों। पाकिस्तान का रेंज भी देखिए इधर। आप लोग अच्छे से मैप को देखिए दोस्तों और समझिए आराम से। स्टॉप करके इसको बढ़िया से देखिए और समझिए दोस्तों। बिंद पर्वतमाला देखिए आपका यहाँ पे है। बिंद श्रेणी और नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है दोस्तों। सतपुड़ा के बीच से, यहाँ से बिंद पर्वत और सतपुड़ा श्रेणी के बीच नर्मदा निकलती है। महादेव पानी आपका नीचे है दोस्तों। ढक्कन का पठार देखिए यहाँ पे। अरावली श्रेणी आपका इस साइड है दोस्तों। भारतीय मरुस्थल देखिए आपका इधर है। ये घाट है दोस्तों, ये पूर्वी घाट है और ये पश्चिमी घाट है दोस्तों। इधर मालाबार तट आपका पश्चिमी घाट में आता है। कोकण देखिए आपका इधर है मालाबार तट में दोस्तों। उत्तरी सरकार घाट जो है आपका इधर है और पूर्वी घाट देखिए कावेरी नदी कोरोमंडल तट आपका इस साइड है दोस्तों। महेंद्रगिरी आपका दोस्तों एक यहाँ पे है दोस्तों। अन्नामलाई कार्डमम की पानी है दोस्तों, ये आपका पूर्वी भाग का भाग है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं भौगोलिक विस्तार, आगे हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। ये देखिए हिमालय पर्वत है दोस्तों। कौन सा है? हिमालय पर्वतमाला है। हम लोग देखते हैं इसे डिटेल में। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इसे इस वर्ग देखिए, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय के पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को
नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है, लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच के स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सतलुज तथा काली नदियों के मध्य के बीच के हिमालय को कुमायूं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदियों को नेपाल हिमालय का एवं तीस्ता और दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन रेखा होती है। दोस्तों देखिए, काली तथा तीस्ता नदियों को नेपाल हिमालय का तथा एवं तीस्ता एवं दिहांग नदियां असम हिमालय का सीमांकन करती है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम भी पता करना है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र जो हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग मलाजखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की और एक तीखी मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के मिजो पहाड़ियाँ देखिए दोस्तों, यही मिजो पहाड़ियाँ यही है दोस्तों। देखिए कितना मस्त आपका फिगर है दोस्तों। मिजो पहाड़ियाँ का लगता है, देखते रहें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। साथ फैल जाता है। इसे पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर जो अपसादित सेलों है से बनी है। ये घने जंगलों से ढकी है तथा अधिकतर समानांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई नागा मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है दोस्तों। उत्तर का मैदान देखिए। उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ है दोस्तों, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन द्रोणी में जलोढ़ का निक्षेप हुआ है, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है दोस्तों। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से, देखिए यही मैदान दोस्तों, उत्तरी मैदान इसी को बोलते हैं। क्या आप जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है जहां लोगों का निवास है दोस्तों। 332 किलोमीटर चौड़ा है दोस्तों। 24 फिर यहाँ देखें 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। समृद्ध मृदा आवरण और पर्याप्त पानी की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है दोस्तों। उत्तरी मैदान से आने वाली नदियां निक्षेपण के कार्यों में लगी है। नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। और ये नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? वितरिका कहते हैं। फिर से देखिए, फिर से इस लाइन को दोहराया जाए। नदियां अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बढ़ जाते हैं। इन धाराओं को वितरिका कहते हैं। चलिए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि द्वाब का अर्थ है 2 नदियों के बीच का भाग। द्वाब का क्या अर्थ है? 2 नदियों के बीच का भाग। द्वाब 2 देशों से मिलकर बना है। द्वाब जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। दो अर्थात दो तथा आब यानी अर्थात पानी। इसी प्रकार पंजाब भी 2 शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है 5 और आब का अर्थ है पानी। पंजाब
जिसे बोलते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहते हैं। उत्तरी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है। और सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास और सतलुज हिमालय से निकलती है। कौन कौन दोस्तों? सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां कौन कौन है? झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलुज है दोस्तों, हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की बहुत अधिक संख्या है। इस मैदान के इस भाग में दोआब की संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर, तीस्ता नदियों के बीच से हुआ। गंगा का मैदान का विस्तार जो घग्गर और तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है इसके पूर्व में विशेषकर असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। यह सही नहीं है। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है दोस्तों। इन विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में विविधता है और आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियां जो है पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे भावर कहते हैं दोस्तों। क्या भावर के नाम से जानते हैं? देखिए, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण करती है, जिसे भावर के नाम से जानते हैं। सभी सरिताएं इस भावर को पट्टी में विलुप्त हो जाती। सभी सरिताएं इस भावर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल जाती है और एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। जिसे तराई कहा जाता है यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र था। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा गया दोस्तों। काटा जा चुका है। इस क्षेत्र में दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है दोस्तों। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग या पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करती है। इस भाग को भांगर के नाम से जानते हैं। भांगर के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है दोस्तों। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर। बाढ़ वाले मैदानों के नए भाग को क्या कहते हैं? खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। इसलिए ये उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं दोस्तों। फिर से इस लाइन को रिपीट किया जाता है दोस्तों। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना है। वे नदियां VVI यहाँ से पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर
के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए थे, चूनेदार जो है निक्षेप पाए थे, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है, कक्कड़ कहा जाता है। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए ये उपजाऊ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। गहन खेती के लिए क्या होते हैं? आदर्श। दोस्तों चलिए प्रायद्वीपीय पठार देखते हैं हम लोग। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। कैसी आकृति? एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय यानी आग्नेय और तथा रूपांतरित सेलों से बना है। दोस्तों जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित सेलों से बना है, यह गोंडवाना भूमि के टूटने तथा अपवाह के कारण बना था। यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी और छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा ढक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीली मरुस्थल से मिल जाती है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल है, सिंध है, बेतवा है और तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। दोस्तों इस प्रकार वे इस क्षेत्र में देखिए, यही क्षेत्र है दोस्तों आपका मालवा प्रायद्वीपीय पठार का भाग। दोस्तों इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। इस पठार के उत्तरी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को क्या कहते हैं? दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार को दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। कैसा है? त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव और कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी का विस्तार है। जबकि इसके महादेव और कैमूर पहाड़ी तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। भारत के भौतिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें और दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है। इस पठार का जो है एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय यानी कार्बी एंगलोंग पठार कहते हैं। कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी और जैंतिया है। दोस्तों देखिए, दक्षिण के पठार के पूर्वी और तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और तथा पश्चिमी घाट स्थित है। दक्षिण के पठार के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट की स्थितियां ज्ञात करें।
पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पूर्वी घाट की अपेक्षा पश्चिमी घाट ऊंचे हैं। पूर्वी घाट के 600 मीटर की पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है दोस्तों। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण की नीलगिरी तक है। पूर्वी घाट की विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। अब पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, पूर्वी घाट का जो विस्तार है सतत नहीं है, ये अनियमित है। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां ने इनको काट दिया। बंगाल के खाड़ी में गिरने वाली नदियां ने इनको काट दिया। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में जो है पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल पर आंध्र हवा से टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिमी घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं, जैसे अन्नामुडी आपका 2695 मीटर है तथा दोदा बेटा आपका दोस्तों 2633 मीटर। कितना? 2633 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंची शिखर है महेंद्रगिरी 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ियाँ। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवराय तथा जावेदी की पहाड़ियाँ स्थित है। हम लोग आगे देखते हैं। उडंग मंगलम जिसे ऊटी के नाम से भी जाना जाता है तथा कोडाई कनाल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र से ज्ञात की जाती है। जैसे देखिए प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यहाँ पाए जाने के कारण प्रायद्वीप पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा दोस्तों यहाँ काली मृदा है जिसे ढक्कन ट्रेप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है। किससे हुई दोस्तों? ज्वालामुखी से हुई है। इसके लिए इसके सेल जो है आग्नेय है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपवर्तन हुआ है जिससे काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ हैं। बहुत ही अपर्दित और खंडित पहाड़ियाँ ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली है दोस्तों। भारतीय मरुस्थल पर देखिए हम लोग देखते हैं अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टिब्बे से ढका एक तरंगित मैदान है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इसे शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम होती है। तो इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती है। वर्षा ऋतु में कुछ नदियां दिखती है दोस्तों, मतलब धारा दोस्तों दिखती है और उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाते हैं। जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। बरकान अर्धचंद्राकार बालू का टिब्बा को कहते हैं बरकान दोस्तों। बरकान किसे कहते हैं? अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे को बरकान का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्रों पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। इसे देखिए, ठीक है। देखिए भारतीय मरुस्थल की दशा कैसी है इसे देखिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तटीय मैदान देखिए दोस्तों। तटीय मैदान किस तरह होता है? प्रायद्वीप पठार
के किनारों में संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है दोस्तों। प्रायद्वीपीय पठार कैसे कैसे है दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाली खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान को 3 भाग हैं दोस्तों। इस मैदान के 3 भाग हैं। तट के ऊपरी भाग को कोकन, तट के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? कोकन, यानी मुंबई से गोवा। तट के ऊपरी भाग कोकन को मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहते हैं। मध्य भाग को क्या कहते हैं? कन्नड़ मैदान। एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, बंगाली खाड़ी के साथ जो विस्तृत मैदान है उसे चौड़ा एवं समतल है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहते हैं। उत्तरी भाग में इसे क्या कहते हैं? उत्तरी सरकार कहा जाता है। जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल तट, दक्षिण भाग में से क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी इस तट का विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है दोस्तों। चिल्का झील जो है पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भूलक्षण है। देखिए तटीय मैदान की रूपरेखा देखिए दोस्तों किस तरह है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है दोस्तों चिल्का झील। चलिए द्वीप समूह देखते हैं हम लोग। आप पहले से ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। क्या आप इन द्वीप समूहों को पहचान सकते हैं? देखिए पहले एक द्वीप देखिए दोस्तों। एक द्वीप है, ये चारों बगल से पानी है, बीच में आपका जमीन उथली है दोस्तों, इसे हम द्वीप बोलते हैं। 3 बगल से आपका पानी है दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की एक स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का एक समूह छोटे प्रवाल द्वीप से बना होता है। तो द्वीपों का एक समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको इनको लाकाद्वीप, मिनिकाय तथा अमीन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। क्या किया गया? इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया दोस्तों। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है दोस्तों। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय दोस्तों। कावारती जो है लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय। इस द्वीप समूह पर पादप जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप यहाँ मनुष्य का निवास नहीं है दोस्तों। पिटली द्वीप जो है वहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों। पिटली द्वीप पे क्या? पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों। VVI पॉइंट है दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा। देखिए अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान और एवं निकोबार द्वीप हैं। यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या है दोस्तों। परवाल देखें, परवाल फॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है। परवाल फॉलिप्स कम समय तक जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी हैं जो कि समूह में रहते हैं। इनका विकास छिछले तक गर्म जल में होता है। इनसे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। परवाल स्राव एवं परवाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होती है। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए परवाल रोधिका, फिर दूसरा तटीय परवाल वृत्ति, फिर तीसरा है परवाल वलय द्वीप और चौथा आपका ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ।
देखिए 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन है? परवाल रोधिका, तटीय परवाल भित्ति और परवाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ परवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण दोस्तों। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है, ये किसका है? परवाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। परवाल वलय द्वीप गोलाकार और हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं। परवाल वलय द्वीप जो है गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिका होते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। ये द्वीप बहुत आकार एवं बड़े संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। ये द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नजित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में पाए जाने वाले पादप जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप स्थित है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है तथा ये घने जंगलों में आच्छादित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है दोस्तों। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भूभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक भूभाग की कुछ विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि भूभाग एक दूसरे के पूरक है। भूभाग जो है एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश की प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान देश के अन्न भंडार हैं। उत्तरी मैदान देश का अन्न भंडार है। इनसे प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार है। पठारी भाग जो है दोस्तों खनिजों का भंडार है, जिससे देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की और अनेक संभावनाएं प्रदान करती है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं, उसके बाद चैप्टर 1 और 2 आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। अभ्यास प्योर एनसीईआरटी है दोस्तों। 1 देखिए, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे द्वीप कहते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। इसलिए भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल दोस्तों। क्या है? पूर्वांचल। चलिए, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय भाग को क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। गोवा के दक्षिण भाग में स्थित पश्चिमी के तटीय भाग को कहते हैं कोंकण दोस्तों। पूर्वी तट का सर्वोच्च शिखर क्या है दोस्तों? महेंद्रगिरी है। इसकी लंबाई आपका 1501 है दोस्तों किलोमीटर में दोस्तों। चलिए प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर देना है। भाबर क्या है? ये सब पर आप लोग भाबर हिमालय ये सब आप लोग अपने से बनाइएगा, कॉपी में नोट करके दोस्तों। अपने से सभी क्वेश्चन का आंसर अपने खुद से देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। आपका चैप्टर नंबर कंप्लीट हो गया दोस्तों। चैप्टर 2 तक आपका कंप्लीट कर दिया गया। आपका अब चैप्टर नंबर 3 आएगा दोस्तों, अपवाह तंत्र आएगा। चैप्टर नंबर 3 आपका नेक्स्ट पार्ट में करवाया जाएगा दोस्तों।